Geography. That is the first book of CBSE on geography, and the first chapter is the Human Geography, Nature and Scope. तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. So first of all, Human Geography होती क्या है? Geography is being divided into different parts. तो उनमें से एक पार्ट है Human Geography, which is concerned about the human activities. जैसे पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये सब इसके सब पार्ट है. तो वैसे ही जियोग्राफी के पार्ट्स में ह्यूमन जियोग्राफी में हमारे कंसर्न से रिलेटेड जो पार्ट्स आते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जो नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी वो किन पार्ट्स में डिवाइडेड है. So it is being divided in two parts. That is, first, naturalization of humans and humanization of nature. So naturalization of human, which is also known as the environmental determinism. तो ये क्या होता है? Environmental determinism, as the name is symbolizing, कि जब हमारे ऊपर जो environment का राज चलता है, right? When the humans are naturalized, नेचर का ज्यादा, लाइक जो ट्राइबल लोग होते हैं, आपके बुक में भी एक साइड में बॉक्स होगा, वहां पे लिखा हुआ है, एक बेंडा ट्राइब है. तो वो कैसे जीते हैं? जो ट्राइबल लोग हैं, दे डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कुछ नहीं होता है उनके पास. सो बेसिकली वो किसके ऊपर पूरा बेस्ड रहते हैं? नेचर के ऊपर. उनका खाना, उनका रहना, सब कुछ नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है. So this is what we call the naturalization of humans. जैसे हम लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट क्या बारिश को बंद कर सकते हैं? नहीं. क्या तूफान को बंद कर सकते हैं? नहीं. अर्थक्वेक को बंद कर सकते हैं? नहीं. जितना भी हम लोग टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हो जाए, जो नेचर जो करेगी, हम नेचर को बदल नहीं सकते, ना ही उसे बंद कर सकते हैं. जैसे अभी रिसेंटली अभी हम लोग सब लॉकडाउन में हैं कोरोना वायरस की वजह से. हम क्या उसे रोक पाए? नहीं, हम रोक नहीं पा रहे, बिकॉज इट्स इल इफेक्ट्स ऑफ नेचर. जैसे ग्लोबल वार्मिंग को भी हम नहीं रोक पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये नेचुरल हो रहा है. हम रोक सकते हैं प्रिकॉशंस, ये हमारे वजह से ही हो रहा है, लेकिन बेसिकली नेचर को हम रोक नहीं सकते हैं. नेचर अपनी तरीके से चेंज करेगा. अगर हम उसके साथ अच्छे होंगे, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. और अगर हम इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, देन वी नो इट्स इल इफेक्ट्स लाइक द ग्लोबल वार्मिंग. अब सेकेंड है द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कैसा है? लाइक हम लोग तो नेचर पे हावी ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं ना, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉसिबिलिज्म. लाइक नेचर पे हावी नहीं होना, बट वी नो बारिश आ रहा है, बारिश को रोक नहीं सकते हैं. बट टेक्नोलॉजिकली वी आर दैट मच डेवलप कि विद सैटेलाइट कनेक्शन हम लोग वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं, कब बारिश हो रहा है. तो वेदर फोरकास्ट में अगर हमें बोला कि बारिश आने वाली है, तो छाता लेके निकलो. दैट्स कॉल्ड प्रिकॉशन. अर्थक्वेक आने वाली है, हमको पहले से मेजर्स मिल जाते हैं, सो वो प्रिकॉशन दे देते हैं और हमें बस वो प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करना पड़ता है कि हम सेफ साइड में चले जाए. अगर टॉर्नेडो या फिर साइक्लोन कुछ ऐसा आया या फिर सुनामी आई, तो मत रहो पानी के सामने, पहले से 4 बार. अब उन प्रिकॉशंस को मानना ना मानना हमारे ऊपर है. तो यही होता है कि प्रिकॉशंस तो दे दिया. जैसे बहुत गर्मी हो रही है, हम गर्मी कम नहीं कर सकते, बट हम अपने रूम के अंदर एसी चला दे सकते हैं. या फिर बहुत ठंडी हो गई है, हम क्या करेंगे? हीटर ऑन कर देंगे, हो गया. हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर रहे, बट उसके हिसाब से खुद के टेम्परेचर या सराउंडिंग्स को हम थोड़ा चेंज कर रहे. ये टेक्नोलॉजी के वजह से ये पॉसिबल हुआ है. अब हम देखेंगे जो थर्ड टाइप है, इट इज नियो डिटर्मिनिज्म, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. इसे मध्यम मार्ग भी कहा गया है. इस आइडियोलॉजी से ही ये जो प्रपोज किया था ग्रिफिथ टेलर ने. अब ये क्या होता है? हम अपने सराउंडिंग्स को चेंज कर रहे हैं. अब यही एसी, यही फ्रिज के वजह से ही क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग. यही इसी के वजह से पोल्यूशन हो रहा है. अब इतना चेंज करने, थोड़ा सा चेंज करने से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हम इतना ज्यादा चेंज करने लग गए हैं
जिसके वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो भाई तुम करो तो, क्योंकि हम एकदम नहीं रह सकते, जैसा हमको नेचर बोलेगा तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा, हम लोग फिर से पुराने एप्स के टाइम में चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें करना चाहिए अपना डेवलपमेंट, लेकिन करो। लाइक फॉर 10 years यू आर डूइंग दिस, हम लोग पूरा टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट 10 years रुक जाओ, वेट करो फिर कि जो हमने एनवायरमेंटल रिसोर्स को वेस्ट किया है या फिर यूज किया है, ओवर यूज किया है, लेट देम रिप्लेनिश। और सस्टेनेबल यूज भी तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वरना फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं, अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि ये अभी सब लोग घर के अंदर लॉक्ड है, इसीलिए कहाँ से, वहां अमृतसर से हिमालय दिख रहा है। क्यों भाई? पोल्यूशन कम हुआ है, गंगा का पानी साफ हो गया, यमुना का पानी साफ हो गया, क्योंकि पोल्यूशन कम हुआ है। ऐसे अगर हम ऐसा ही करते कि चलो हमने यूज किया इसे कंटिन्यूअसली, बीच में 1 महीने के लिए बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली वो एकदम प्योर होके आ जाता है ना। जैसे पानी, जैसे वेदर, ऐसे ही लाइक ऑड इवन, जैसे दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, डिफरेंट जगह में ऑड इवन फॉर्मूलाज जिससे गाड़ी चलते हैं, ये सब ऐसे ही स्टॉप एंड गो के ही फॉर्मेट्स है कि यूज करो, तुम कर रहे हो यूज, बीच में एक पीरियड है वहां पे रुको, फिर से स्टार्ट करो। जैसे रेड लाइट पे हम रुक जाते हैं, येलो लाइट पे गियर स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रीन लाइट में चलते हैं, वैसे ही पहले तुम चल रहे हो, रेड लाइट आया, वेट, स्टॉप, फिर मतलब 5 साल के लिए तुम लोग पूरा बंद कर दो, उसके बाद 5 years के लिए तुम लोग अपने रिसोर्सेज को जुगाड़ करो, सब कुछ करो, ताकि टाइम तो लगता है। अगर हम फिर से स्टार्ट करेंगे एकदम बंद कर देने से तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो स्टार्ट करने के लिए, सब कुछ स्टार्ट करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड चाहिए प्रोसेसिंग का, तो वो 5 years तुम लोग प्रोसेसिंग करो। उसके बाद जब पूरा 10 years का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो। ये मैं खुद एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं भी हो सकता है, ये ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही यही कहता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और यहाँ जो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर हम जिसे कहते हैं वो है कार्ल रिटर। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि हम अभी जानते हैं कि ज्योग्राफी का अभी तक बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, सो ये क्वेश्चन आ सकता है। कीप इन माइंड कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर है वो है कार्ल रिटर। अब हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, जिसके अंडर आते हैं वेरियस स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी, जैसे द वेलफेयर स्कूल। तो ये क्या होता है? तो वेलफेयर स्कूल इज कंसर्न्ड अबाउट द सोशल वेलबींग of the people, which includes housing, health, education. जो housing, health और education, तो housing, health और education इसके ऊपर ये कंसर्न करता है। अब हम सब जानते हैं वेलफेयर मीनिंग क्या होता है, दूसरों की हेल्प करना। तो वैसे ही जो हाउसिंग ज्योग्राफी का एक स्ट्रक्चर जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जैसे करते हैं, और हाउसिंग कैसे, हाउसिंग प्लानिंग, फिर हेल्थ प्लानिंग, फिर एजुकेशन प्लानिंग, ये सब भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। लाइक ज्योग्राफी मतलब रास्ता खींच दिया ऐसे नहीं, ये सब जो प्लानिंग करते हैं ये भी ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। तो ये कौन से स्कूल के अंडर में आता है? वेलफेयर स्कूल, विच इज कंसर्न्ड अबाउट सोशल वेलबींग। देन सेकेंड स्कूल आता है हमारा रेडिकल स्कूल, विच इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation and social and gender inequality। अब social and gender inequality, फिर poverty, deprivation, ये सब किसके examples है? All these are examples of the ancient Greece। जैसे मार्क्स के टाइम में जैसे थे रशिया में, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत से। तो फिर ये इसका गेस कीजिए किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है? या ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। ये मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर है, विच शोज द पॉवर्टी, डिप्रिविजन एंड सोशल एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ये रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स आने से दिमाग में ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड होते हैं। देन आता है
बिहेवियरल स्कूल। बिहेवियरल स्कूल अब समझ में आता है, गिवन इम्पोर्टेंस टू लिव्ड एक्सपीरियंसेस, perception of space and social strategies. Social strategies are based on the inequalities or the differences that lies in our society, like the race, religion, ethnicity. ये सब क्या है? Social strategies है. So generally हम लोग क्या करते हैं? Differentiate on the basis of race or religion or ethnicity. We do this. हम लोग किसी के ऊपर differentiate करते हैं और हमारा बिहेवियर चेंज होता है ऑन दीज बेसिस. सो दीज आर द बिहेवियरल स्कूल्स. ये सब हैंडल करते हैं कि लाइक डिफरेंशिएटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर जेंडर, देयर एथनिसिटी एक्सेट्रा. यहाँ पे मैंने सिर्फ थ्री एग्जाम्पल्स लिखे हैं. एंड रेडिकल स्कूल्स, दीज इन डिप्रिवेशन रिस्क. प्रॉपर्टी के ऊपर देखते हैं कौन कौन से बिलो द प्रॉपर्टी लाइन है. देन डिप्रिवेशन, कौन से डिप्राइव्ड सेक्शंस है हमारे यहाँ पे, जैसे ST, SC, OBC, ये सब डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए स्पेशल जैसे एक क्राइटेरिया रहता है. ये सब ज्योग्राफी के अंडर ही आता है. इनको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लाइक अब यू हैव रेड इन क्लास 11 दैट ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. ज्योग्राफी के बिना कुछ नहीं हो सकता है. वैसे ही ज्योग्राफी includes every single thing. Even if you read political science, you need geography. You read history, you need geography. You read science, you need geography. You read maths, then also you need geography. Geography हर एक एक्सपेक्ट में आपको बहुत जरूरी होता है. जो रेडिकल स्कूल होता है तो वही तो सोशल एंड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी रहता है. लाइक ये सब प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में. ये प्रॉब्लम्स के ऊपर, ये रेडिकल प्रॉब्लम्स है, इसी के ऊपर इनइक्वालिटीज होती है. सो दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द स्कूल्स. अब हम देखेंगे द स्टेजेस थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम. सो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करके रखा है. बुक में एक बहुत लंबा खासा चार्ट है, वो याद नहीं होगा आप लोगों को. सो अगर आप ये चार्ट देख लेंगे, ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में इजीली लर्न करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये बना के रखा है. सो फर्स्ट पीरियड इज अर्ली कॉलोनियल टाइम. जब ब्रिटिश लोग आए थे उस टाइम क्या यूज किया जाता था. सो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन. तब मेनली वो लोग क्या करते थे? एक्सप्लोर करते थे. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सप्लोर किया. फिर इंडस वैली तो बहुत बाद में हुआ. सो पहले तो आपका जो गंगा वैली सिविलाइजेशन एक्सप्लोर किया. लैंड को डिस्कवर करते थे, एक्सप्लोर करते थे. कौन कौन से जगह में जाके हम लोग देखेंगे. मैप्स बनाना. पहले तो इंडिया में मैप्स नहीं बनाते थे ना लोग, तो फिर क्या करते थे? तो फिर ब्रिटिश जब आए उन्होंने मैप्स बनाया. तो ये एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, उसका एक डिस्क्राइब फॉर्मेट बना देते. तो ये अप्रोच किया गया. तो इसका क्या ब्रॉड फीचर था? तो ये था इंपेरियलिज्म एंड ट्रेड. जो वो लैंड डिस्कवर किया था उन्होंने, इसीलिए वो हेल्पफुल था. देन हम देखते हैं कॉलोनियल पीरियड. तो ये था रीजनल एनालिसिस के वजह से. तो ये रीजनल एनालिसिस जब हम करते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उसे टोटली हम जान सकेंगे. एज अ होल कॉन्सेप्ट हम उसे समझ पाएंगे. तो रीजनल एनालिसिस ये कब हुआ? कॉलोनियल पीरियड में. पहले हमने क्या देखा? अर्ली कॉलोनियल पीरियड. ये है कॉलोनियल पीरियड, मतलब थोड़े बाद में, जब एकदम अच्छे से बैठ गए जो ब्रिटिशर्स थे. फिर आता है 1930 इंटरवॉर पीरियड. 1930 इंटरवॉर पीरियड मतलब वो जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब, वर्ल्ड वॉर 2, उस पीरियड के बाद यहाँ पे की जा रही है. तो वहां पे एरियल डिफरेंशिएशन, मतलब इस टाइम क्या देखा गया कि कौन सा रीजन एक रीजन से अलग है, उसकी यूनिकनेस क्या है, उसका जो वेदर कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है. एज इंडिया का टोटल रेज हमने देख लिया, बट इसका हमने एरियल डिफरेंशिएशन देखा कि पहले एज ए इंडिया क्या है? मॉनसून क्लाइमेट. अब इस मॉनसून क्लाइमेट में केरला का क्लाइमेट कैसा है, वैसे ही पहले बड़े से देख लिया, उसके बाद हम छोटा छोटा मतलब जो एरियल डिफरेंशिएशन करेंगे कि यूनिकनेस क्या है इस जगह का. तो ये 1930s इंटरवॉर पीरियड में ये इसका जो अप्रोचेस लिए गए.
तो ये यूनिकनेस ऑफ अ रीजन पहचानने में हमको हेल्प करता है। फिर आता है 1950-60s में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था, तब स्पेशल टेक्नोलॉजीज। अब स्पेशल टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है? सो इट इज बेसिकली GIS, GPS, कंप्यूटर, इन सब का इन्वेंशन। तो ये GIS, GPS कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया 1960s में। जगह का एक पर्टिकुलर जगह में लोकेशन दे रहे तो इंस्टाग्राम में, इवन यूट्यूब में लोकेशन दे दिया गुवाहाटी में। अब ये सब का बहुत पहले ही इसका इन्वेंशन हो गया था। तो ये आता है स्पेशल टेक्नोलॉजी। ये कब हुआ था? लेट 1950-60 में। फिर आता है 1970s में, जो हमने स्कूल्स पढ़े थे, जो रेडिकल स्कूल, स्कूल ऑफ जो ह्यूमन स्कूल्स है, ह्यूमन स्कूल, रेडिकल स्कूल और बिहेवियरल स्कूल जो है, इन तीनों स्कूल का अप्रोच रखा था। ये किसके ऊपर बेस्ड था? सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल, तो सोशलिज्म भी आ गया यहाँ पे ज्योग्राफी में, और पॉलिटिकल साइंस भी आ गया ज्योग्राफी में। मैंने बोला था कि ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी अपने अंदर सब कुछ ले लेता है। देन आता है 1990 में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, जब आता है यूनिवर्सल लॉज। जो कुछ लॉज हम लोग फिट कर देते हैं, पहले हम डिस्कवर कर रहे हैं चीज, तभी हम लोग कुछ लॉज फिट नहीं कर सकते हैं ना, वरना एक्सेप्शंस हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में इतने सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं आपके, वैसे एक्सेप्शंस आ जाएंगे। इसीलिए हमने अभी सब कुछ डिस्कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। स्टिल देयर आर मोर थिंग्स टू डिस्कवर। हम लोग नेचर को पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं, तो वही तो कुछ यूनिवर्सल लॉज यहाँ पे फिट कर दिए गए हैं 1990 में, बिकॉज हमने बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कर लिया था अपने आप को। सो इस चैप्टर को मैंने एज अ होल कवर कर लिया है। अभी जैसे कि हम जानते हैं, ये लॉकडाउन की वजह से क्लास 12th का एग्जाम नहीं हो पा रहा है। सो मैंने एज अ ओवरव्यू दे दिया है इस चैप्टर का, और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को मैंने टच किया है। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। और यहाँ पे भी, इसमें भी अगर आपको कोई टॉपिक अच्छी तरीके से जानना है, वो भी मुझे बताइए। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, and you can also hit me up in my Instagram handle, which is there in the description, and there are videos of history and English also, और बहुत जल्दी मैं पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे क्लासेस का भी वीडियो बनाऊं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।